दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि आसमान से एक पोर्टल खुलता है और उसमें से कुछ सोल्जर नीचे गिर रहे होते हैं। वो काफी ऊंचाई से नीचे गिर रहे होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं, इसलिए वो बच जाते हैं। जहाँ पर हर तरफ जंग का माहौल होता है, तभी स्विमिंग पूल में से एक सोल्जर बाहर आता है जिसका नाम होता है डैम फॉरेस्टर। दरअसल ये सीन फ्यूचर का होता है। अब हमें 28 साल पीछे दिखाया जाता है। अब हमें डैन फॉरेस्टर को दिखाया जाता है जो कि किसी समय पर आर्मी के लिए काम किया करता था। अब वो रिटायर हो चुका है। फिलहाल डैन किसी स्कूल में बच्चों को बायोलॉजी सिखाने का काम करता है, लेकिन वो उस जॉब से खुश नहीं होता। चल डैन आर्मी के किसी रिसर्च सेंटर में या फिर लैब में काम करना चाहता है, इसीलिए डैन आए दिन किसी न किसी बड़ी कंपनी में एप्लीकेशन करता रहता है। दिन डैन कुछ सामान लेके अपने घर पहुंचता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, वो देखता है कि उसके घर में उसके बीवी ने एक क्रिसमस पार्टी रखी हुई होती है। उसके घर में बहुत सारे लोग पार्टी कर रहे होते हैं, मिलकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी डैन को एक कॉल आ जाता है और उस कॉल पर एक कंपनी का आदमी बात कर रहा था जहाँ पर डैन ने एप्लीकेशन किया हुआ होता है। अपने फोन पर डैन को ये बताता है कि उसके पास प्राइवेट सेक्टर में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं होता, इसीलिए वो जॉब उसे नहीं दे सकते। ये सुनकर डैन काफी नाराज हो जाता है। डैन अब फिर से घर में आ जाता है, पार्टी को एंजॉय करने लगता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और वो सोफे पर बैठ जाता है और फुटबॉल मैच देख रहा होता है। काफी इंपॉर्टेंट मैच होता है, इसीलिए पार्टी में आए हुए सारे लोग उस मैच को देख रहे होते हैं। तभी अचानक से उसी मैच के दौरान वहाँ पर एक धमाका होता है और वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है जिसमें से कई सारे लोग बाहर आते हैं। ये लोग सोल्जर होते हैं। हकीकत में हो रहा था ये सब पहले कभी नहीं होता। ये देखकर सारे लोग डर जाते हैं। पोर्टल में से कई सारे सोल्जर बाहर आए हुए होते। तभी उनमें से एक लेडी सोल्जर सामने आ जाती है और वो लोगों को कहती है हम फ्यूचर में से आए हुए हैं, यानी कि यहाँ से 30 साल आगे, जहाँ पर हमारी जंग एलियंस से छिड़ी हुई है। जंग में दुनिया के कई सारे लोग मारे जा चुके हैं, बचे कुछ लोग जिंदा है। इस लड़ाई में आने वाले कुछ सालों बाद इंसानों का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा, इसीलिए वो लोग अब मांगने के लिए भविष्य से 30 साल पीछे आ चुके हैं। ये खबर धीरे धीरे सारे देशों में फैल जाती है। तभी इस पर गौर करने के लिए सारे देशों पर एक मीटिंग बिठाई जाती है। उत्तर देश उनकी मदद करने के लिए हाँ कर देते हैं। फ्यूचर वाली जंग लड़ने के लिए बहुत सारे लोगों को फ्यूचर में भेजा जाता है और बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। इसी वजह से न्यूज वाले अब सवाल उठाने लगते हैं तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। इन चीजों से काफी दूर होता है, इसीलिए वो अपने परिवार का ख्याल रखता है और वो प्राइवेट कंपनी में जॉब एप्लीकेशन कर रहा होता है। इसी सिलसिले में वो एक जगह पर इंटरव्यू देने के लिए पहुंचता है जहाँ पर कई आर्मी वाले ऑफिसर्स होते हैं। डैन को जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ आज क्या होने वाला है। आर्मी ऑफिसर्स को ये पता होता है कि डैन एक एक्स आर्मी ऑफिसर था, इसीलिए उन्होंने डैन को वहाँ पर बुलाया होता है और वो लोग अब डैन को जबरदस्ती उसके हाथ पर एक डिवाइस फिट कर लेते हैं। ये एक ट्रैकिंग डिवाइस होता है। डैन अब ना चाहते हुए भी उस जंग का हिस्सा बन चुका था। वो ऑफिसर्स डैन को 24 घंटे देते जहाँ इस जंग के लिए पूरी तैयारी कर सके। डैन उस डिवाइस को निकालने के लिए अपने पिताजी के पास चला जाता है। उसके पिताजी एक मैकेनिक भी होते हैं और वो उस डिवाइस को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों में फिर से पुरानी बहस शुरू हो जाती है और डैन वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। वो फिर से अपने फैमिली के पास आ जाता है जहाँ पर वो अपने बेटी को बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। तो उसकी बेटी ये बात समझ जाती है कि उसे जंग के लिए चुना गया है। डैन अपने बीवी से मिलने उसकी काम की जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी बीवी 22 लोगों का इंटरव्यू सुन रही होती है जिसमें वो लोग उस जंग का हिस्सा हुआ करते थे और उस जंग की असली हकीकत बयां कर रहे होते हैं। ये सब सुनकर की बीवी काफी घबराई हुई होती है। तभी डैन वहाँ पर पहुंच जाता है और उससे मुलाकात करता है। डैन अब उसकी बीवी को बताता है कि उसे जंग के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। ये देखकर डैन की बीवी और भी घबरा जाती है और उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन डैन ऐसा नहीं करना चाहता। वो जंग के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह डैन अपना सामान बांधकर वही आर्मी बेस कैंप की ओर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। ये एक ट्रेनिंग सेंटर होता है और यहाँ पर अब डैन की मुलाकात एक चार्ली नाम के आदमी से होती है। डैन और चार्ली बहुत जल्द दोस्त बन जाते हैं। अब इन लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जहाँ पर उन्हें एलियन से लड़ने के तरीके समझाए जाते हैं और गन चलाने के भी तरीके सिखाए जाते हैं। ये ट्रेनिंग कई हफ्तों तक चलती है और एक दिन अब उन्हें भी उसी फ्यूचर में टेलीपोर्ट करने का समय आ जाता है। जो लोग ट्रेन हो चुके हैं उन्हें बहुत सारे हथियारों से लेस करके टेलीपोर्ट मशीन के नीचे खड़ा कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ा यार्ड होता है। बहुत सारे सैनिक एक साथ टेलीपोर्ट होने वाले होते हैं। जैसे ही टेलीपोर्ट प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है तभी अचानक से कुछ गड़बड़ी आ जाती है। अब यहाँ पर टाइमिंग में गड़बड़ी हो चुकी होती है, इसीलिए कुछ लोग तो आसमानों से नीचे टपकने लगते हैं। इनमें से गिरते हुए कई सारे लोग तो मारे जाते हैं, लेकिन डैन होता है और उसकी जो टीम होती है वो स्विमिंग पूल में आकर गिर जाती है, इसीलिए वो लोग बच जाते हैं। ये वही सीन होता है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। बचे हुए लोग एक जगह पर जमा हो जाते हैं। ये एक बिल्डिंग का टेरेस होता है जहाँ आप नजारा देखते हैं तो वो नजारा काफी डरा हुआ होता है। वहाँ पर हर तरफ तबाही मची हुई होती है और सारी बिल्डिंगें सुलग रही होती है। अब वहाँ पर आर्मी कैंप वाले उन बचे हुए लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है जहाँ पर डैन उन्हें
जवाब देता है। आर्मी वाले डैन के बारे में सब कुछ जानते हैं, वो एक आर्मी में सोल्जर रह चुका था, इसीलिए अब उस टीम की कमांड अब डैन के हाथ में दे देते हैं और उसे एक मिशन देते हैं जहाँ पर एक लैब होती है। उस लैब में से उनके कुछ साथियों को निकाल कर रिसर्च सेंटर तक पहुँचाने का काम अब डैन को दिया जाता है। डैन उस टीम को लेकर अब उस लैब की ओर बढ़ने लगता है जो कि सामने वाली बिल्डिंग में होता है। लोग जैसे बिल्डिंग से बाहर निकल कर लैब की ओर बढ़ रहे होते हैं, वहाँ पर एक भी आदमी का नामो निशान नहीं होता और उसकी टीम उसी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो लैब है। अब उसी लैब के जैसे ही करीब पहुंचते हैं उन्हें कुछ लोग मरे हुए दिखते हैं। दरअसल ये लोग उसी रिसर्च सेंटर में काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर बेस कैंप में एक लेडी ऑफिसर होती है जो डैन को इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। अब वो लेडी ऑफिसर डैन को एक नया मिशन देती है, वो उसे लैब में भेजने के लिए कहती है और वहाँ से जितना भी हार्ड ड्राइव है वो सब उठाने के लिए कहती है और वहाँ पर बायोलॉजिकल मटेरियल भी होता है, वो भी उधर एक दूसरे लैब की ओर भेजने का मिशन उसे दे देती है। वो उस लैब तक पहुंच जाते हैं और वहाँ से वो सारा मटेरियल ले लेते हैं। अब वो लोग धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं, तभी उन्हें एलियंस की आवाजें सुनाई देती है और जैसे वो लोग ऊपर देखते हैं वहाँ पर 2 एलियंस होते हैं और वो उन पर हमला कर देते हैं। एलियन काफी खुखार क्रिएचर्स जैसे होते हैं, इन पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। वहाँ के लोग उन खुखार एलियन को व्हाइट स्पाइक्स के नाम से जानते हैं। डैन और उसकी टीम उन एलियन पर जोरों से फायरिंग करने लगती है, लेकिन तभी वो एलियन 2-3 लोगों को मार देते हैं। टीम के लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, तभी एक क्रिएचर डैन के पीछे लग जाता है। डैन उस पर काफी सारी गोलियां चलाता है, उसमें उसके 2-3 ऑर्गन कट जाते हैं, लेकिन वो एलियन अभी भी डैन पर हमला कर रहा होता है, इसीलिए अब डैन की गोलियां भी खत्म हो जाती है। डैन को दीवार पर टंगी हुई कुल्हाड़ी मिल जाती है और डैन उस कुल्हाड़ी को उठाकर उस पर हमला करने लगता है, तो अभी डैन भी उसके ऊपर भारी पड़ जाता है और उस कुल्हाड़ी को उसके सर में गाड़ देता है। क्रिएचर नहीं मरता। तभी उसी वक्त डैन की टीम वहाँ पर पहुंच जाती, एलियन के एक सीने पर वार कर देती है, इसकी वजह से वो एलियन मर जाता है। लोग अब वहाँ से भागने लगते हैं, तभी उनके पीछे एक और एलियन आ जाता है। वो दूसरे एलियन को मरा हुआ देखकर वो जोरों जोर से आवाजें लगाने लगता है और वहाँ पर सारे एलियन जमा होने लगते हैं। इस शहर में अलग अलग जगह पर बहुत सारे सोल्जर होते हैं। वहाँ पर एक आर्मी कैंप भी होता है, पर उन आर्मी कैंप पर वो लोग हवाई फायर करने वाले होते हैं और बहुत सारे प्लेन हवाई फायर के लिए वहाँ से निकल चुके होते हैं। की टीम उस सामान को लेकर लैब की ओर बढ़ रही होती है, तभी बहुत सारे एलियन क्रिएचर अब उनकी तरफ आने लगते हैं। उनकी संख्या काफी बड़ी होती है, इसीलिए लोग अब लाल धुएं का इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से जो हवाई फायर होने वाला होता है उन्हें लोकेशन मिलने में मदद हो। हमलावरों को पहुंचने में काफी देर होती है। वो एलियन बहुत सारे लोगों को मार चुके होते हैं, बदले में ये लोग भी उन पर बहुत जोरों से फायरिंग कर रहे होते हैं। उन क्रिएचर्स के पास एक अपना ही वेपन होता है जिसकी वजह से वो उन पर फायरिंग कर रहे होते हैं। बच्चे कुछ लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहे होते हैं, तभी वहाँ पर वो फाइटर प्लेन पहुंच जाते हैं और उन पर हवाई हमला कर देते हैं। इस हमले में बहुत सारे एलियन मारे जाते हैं, लेकिन इस हमले में डैन की टीम के कुछ लोग भी घायल हो जाते हैं और डैन भी बेहोश हो जाता है। डैन को होश आता है। डैन एक आर्मी कैंप में होता है। अब डैन की मुलाकात एक लेडी ऑफिसर से होती है। उन दोनों का सरनेम एक ही होता है, फॉरेस्टर। डैन समझ जाता है कि ये उसी की बेटी है, उसका नाम म्यूरी है और म्यूरी भी उसे पहचान लेती है। एक दूसरे को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। सारे लोग अब एक मिशन पर जाने वाले होते हैं जहाँ पर उन्होंने जाल बिछाकर एक एलियन को पकड़ा हुआ होता है और वो एक मादा एलियन होती है। वो काफी ताकतवर होती है, इसीलिए वो काबू में नहीं आ रही थी। ये लोग हेलीकॉप्टर से वहाँ पर पहुंच जाते हैं। म्यूरी अब रस्सी के सहारे उस गुफा में इंटर करती है जहाँ पर उस मादा को रखा गया होता है। उस मादा को पिंजरे में डाल रहे होते हैं, लेकिन वो मादा काफी ताकतवर हो जाने की वजह से वो कई सोल्जर्स को घायल कर देती है। अब म्यूरी उससे लड़ने लगती है और 1-2 क्रिएचर उस मादा को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। तभी डैन उन एलियंस को मार देता है और उस गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर देखता है कि वो मादा एलियन म्यूरी को मारने ही वाली होती है। तभी डैन क्रिएचर का एक हाथ पकड़ लेता है और उसे भी हमला करने ही वाला होता है। तभी वहाँ के लोग उसे पिंजरे में डाल देते हैं। मादा को हेलीकॉप्टर के सहारे किसी दूसरी जगह पर ले जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। कुछ क्रिएचर तो हेलीकॉप्टर को भी गिरा देते हैं। अब वो सारे क्रिएचर्स कई सारे लोगों को मार देते हैं। डैन और म्यूरी जान बचाते हुए एक गाड़ी में बैठ जाते हैं जिसके ऊपर मशीन गन लगी हुई होती है और म्यूरी उस मशीन गन से उन एलियन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगती है और डैन उस गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। म्यूरी उस मशीन गन से कई सारे क्रिएचर को मार देती है। दोनों अब किसी सेफ जगह पर समुद्र किनारे की ओर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को खतरे में देखकर काफी इमोशनल हो चुके थे। दोनों को लेने के लिए वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और वो हेलीकॉप्टर उन्हें एक ऐसी जगह पर ले जाता है जो कि समुद्र में होता है। इस जगह को डीप स्वेल 9 नाम से जाना जाता है। आर्मी वालों का मेन रिसर्च सेंटर होता है। इस रिसर्च सेंटर के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाया हुआ होता है जिसके अंदर आना नामुमकिन होता है और यहाँ पर कड़ी आर्मी सुरक्षा होती है। इसी जगह पर उस मादा क्रिएचर को बांधकर लाया गया होता है। म्यूरी और उसकी टीम उस मादा क्रिएचर पर काम कर रही होती है। उसके डीएनए सैंपल लेके उसका एक जहर बना रही होती है जो उनकी प्रजाति को मारने में काम आ सके। म्यूरी और उसकी
उनकी टीम अब अलग अलग सैंपल्स पर काम कर रहे होते हैं और उनके पास कम वक्त होता है। यहाँ की सारी बातें डैन को समझाती है। इसके बाद डैन उसकी वो सैंपल बनाने में मदद करता है। पूरी रात रिसर्च करने के बाद डैन की मदद से म्यूरी अब उस जहर को बना लेती है। तो अभी वहाँ पर लाखों की संख्या में वो एलियन क्रिएचर हमला कर देते हैं और वो देखते ही देखते उस सुरक्षा घेरे को भी तोड़ देते हैं। में आर्मी के लोग भी उन पर काफी हमला करते हैं लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता। एलियन क्रिएचर अब लैब तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर म्यूरी और डैन अपनी जान बचाकर ऊपर की ओर भागने लगते हैं। बीच म्यूरी उन लोगों को कॉल करती है जिन्होंने डैन को फ्यूचर में भेजा हुआ था और म्यूरी उन लोगों को ये बताते है कि उन्होंने उस जहर के सैंपल को बना लिया है जिससे ये क्रिएचर मरने वाले हैं। सैंपल को डैन के साथ वो 28 साल पीछे भेजने वाली थी, यानी कि जहाँ से ये क्रिएचर शुरू हुए थे, और उनका सफाया करना बहुत आसान हो जाएगा। और पोर्टल खोलने की तैयारी शुरू कर देते हैं लेकिन इसमें उन्हें टाइम लगने वाला था, इसीलिए वो लोग अब काउंटडाउन शुरू कर देते हैं। तक वो क्रिएचर उस रिसर्च सेंटर के हर एक लैब में पहुंच चुके थे और उन्होंने काफी नुकसान भी कर दिया था और बहुत सारे लोगों को मार दिया था। डैन और म्यूरी भी उन क्रिएचर से बचकर भाग रहे होते और छुप रहे होते हैं। वो क्रिएचर हर जगह फैले हुए होते हैं। अब वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। एक क्रिएचर मूरी पर पीछे से हमला कर देता है और मूरी जख्मी हो जाती है। क्रिएचर का एक टेंटिकल म्यूरी के पेट के आर पार हो जाता है, इसलिए म्यूरी काफी जख्मी हो चुकी थी। बहुत सारे क्रिएचर उन दोनों के काफी करीब पहुंचे थे, यानी कि ये लोग अब मरने वाले होते। लेकिन तभी पोर्टल का काउंटडाउन भी खत्म होने वाला होता है। वहाँ पर बहुत बड़ी आग लग गई थी और इस आग की वजह से बड़े बड़े धमाके होने लगे थे। एक बड़ा सा क्रिएचर इन दोनों के पास पहुंच जाता है और वो क्रिएचर उन पर हमला करने वाला होता है। एक और धमाका हो जाता है और वो जगह खिसकने लगती है और वो क्रिएचर पानी में गिरने वाला होता है। और यहाँ पर मूरी भी अब पानी की ओर खिसकने लगती है और डैन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसी वक्त तीनों पानी में गिरने ही वाले होते हैं। अब काउंटडाउन खत्म हो जाता है, डैन टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ पर जैसे ही डैन को होश आता है उसके पास वो ऑफिसर होती है जिसने डैन को वहाँ पर भेजा हुआ था। सर डैन को ये बताते हैं कि अब हम जंग हार चुके हैं। डैन ये बताता है कि हमने वो जहर बना लिया है जिससे हम उनका खात्मा कर सके, लेकिन वो ऑफिसर से ये बताते हैं कि वो पोर्टल बंद हो चुका है क्योंकि वहाँ का रिसर्च सेंटर तबाह हो चुका था। अब हम वहाँ से कोई भी संपर्क नहीं कर सकते। डैन भविष्य में अपने बेटी को मरता हुआ देखकर काफी दुखी हो जाता है। अब वो अपने घर चला आता है जहाँ पर उसकी बेटी अभी भी छोटी होती है। डैन अपने बेटी को देखकर उसे गले लगा लेता है। अब डैन के पास वो जहर का सैंपल होता है और उसके पास एलियन क्रिएचर के बॉडी के कुछ सैंपल्स होते हैं। उन्हें वो लैब में टेस्ट कर रहा होता है जिससे उसे ये पता चलता है कि उसके अंदर कुछ ऐसी मिट्टी है ज्वालामुखी के राख जैसी है। डैन अब ऐसे बच्चे को जानता है जो ज्वालामुखी के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। डैन अब उसके पास पहुंच जाता है, उसे सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है। जो उन्हें ऐसी जगह बताता है जहाँ पर वो सैंपल मिल सकते हैं। दरअसल ये एक रूस का नक्शा होता है जहाँ पर बहुत सारी बर्फ गिरती है और वहाँ पर ज्वालामुखी भी होता है। असल ये क्रिएचर 1000 साल से उस बर्फ के नीचे दबे हुए थे और ये क्रिएचर बर्फ के पिघलने की वजह से ही 1000 साल बाद बाहर आए हैं और उन्होंने दुनिया पर कब्जा कर लिया था। अब सरकार की मदद लेकर उस जगह पर जाकर उन क्रिएचर्स को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग अब सरकार के एक ऑफिसर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो ऑफिसर अब उनकी कोई भी मदद नहीं करता। डैन अपने डैड के पास पहुंच जाता है जहाँ पर उसके डैड उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके डैड के पास एक आर्मी का प्लेन होता है जिसकी मदद से वो लोग रूस में पहुंचेंगे, इसीलिए डैन एक टीम लेके जाता है जिसमें कई सारे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं जो फ्यूचर में से वापस आए हुए होते हैं। वो लोग अब उसी जगह पर पहुंच जाते हैं पर एक बर्फ की गुफा होती है जिसके अंदर ये लोग चले जाते हैं। जैसे ये लोग उसके अंदर पहुंचते वो देखते कि यहाँ पर बहुत बड़ा एलियंस वाला स्पेसशिप होता है, अंदर से आज भी अच्छी कंडीशन में होता है। और जैसे ये लोग बढ़ते उन्हें दिखता है कि वो बहुत सारे डोम है जिनके अंदर वो क्रिएचर अभी भी जिंदा है। क्रिएचर किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। डैन और उसके साथी मिलकर उन क्रिएचर्स को एक एक इंजेक्शन लगाने लगते हैं। तभी वो क्रिएचर चिल्लाने लगते हैं और कुछ क्रिएचर अंडों से फूटकर बाहर आ जाते हैं और वो मर जाते हैं। की आवाज सुनकर दूसरे क्रिएचर भी जाग जाते हैं और वो अंडों से बाहर आने लगते। वो लोग अब जल्दी जल्दी उसी में बॉम्ब प्लांट कर देते हैं और सारे लोग अब बाहर भागने लगते हैं। बाहर डैम के डैड बैठे हुए जो एक एक क्रिएचर को मारने लगते हैं, लेकिन वो क्रिएचर गोलियों से नहीं मरते। निकले 3 क्रिएचर्स में से 2 क्रिएचर को वो लोग कैसे तैसे मार देते, लेकिन एक क्रिएचर वहां से भाग जाता है। अब जो अंदर होते हैं वो लोग उस शिप को उड़ाने के लिए ट्रिगर का बटन दबा देते हैं और इस वजह से अब पूरा शिप ब्लास्ट हो जाता है। सारे क्रिएचर्स मारे जाते हैं, लेकिन अभी भी एक क्रिएचर जिंदा होता है जिन्हें बचे हुए लोग ढूंढने लगते हैं। तो टैन के डैड क्रिएचर को ढूंढते और एक जगह पर पहुंच जाते हैं जिन्हें वहाँ पे कुछ दिखाई देता है। दरअसल वही क्रिएचर होता है और उनकी तरफ काफी तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा होता है और ये लोग भी उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता। ये क्रिएचर करीब आता है, ये काफी बड़ा क्रिएचर होता है और ये एक मादा होती है। टैन और टैन के डैड दोनों मिलकर उस क्रिएचर को मारने लगते हैं, लेकिन उस क्रिएचर पर कोई भी असर नहीं होता। इसके बीच में टैन के डैड जख्मी हो जाते हैं। पैर में उसका एक टेंटिकल घुस जाता है और उससे वो निकाल लेते हैं और वो क्रिएचर
ऊपर जब हमला करने जाता है उसी टेंटिकल के सिर में डाल देते हैं, लेकिन फिर भी वो क्रिएचर नहीं मरता। दोनों के लड़ाई के बीच में डैन उस जहर वाले इंजेक्शन को उस क्रिएचर के हाथ को लगा देता है और उसका हाथ जलने लगता है। तभी वो क्रिएचर अपने हाथ को अपने मुंह से काट कर फेंक देता है। ने उसकी आंखों पर कुल्हाड़ी से वार किया था, इसलिए उस क्रिएचर को दिखना बंद हो चुका था। फिर भी वो क्रिएचर उनसे लड़ रहा था। उसके पास कोई भी हथियार नहीं होता, उसके पास एक छोटा सा चाकू होता है। उसी हथियार से अब वो उस क्रिएचर को मारने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त उसके डैड उस क्रिएचर को आवाज लगा और अपने हाथ को काट लेते हैं, क्योंकि उस क्रिएचर का ध्यान उसके डैड की तरफ बढ़ जाए और उसके बेटे की जान बच जाए। इसीलिए वो अपनी कुर्बानी देना चाहते थे। से क्रिएचर उसके डैड की ओर भागने लगता है। तभी डैन जब मार के उसके गले को उस चाकू से फाड़ देता है, लेकिन वो क्रिएचर अभी भी लड़ रहा होता है। तभी डैन उसके ऊपर चाकू से कई सारे वार करता है और उसके पेट को फाड़ देता है। क्रिएचर बुरी तरह से घायल हो चुका था। अब आखिरी में डैन उसके बैग में से एक शीशी निकालता है। वो ये वही जहर वाली शीशी होती है जो उसके मुंह के अंदर डाल देता है, उसे लात मार देता है और वो क्रिएचर खाई में गिरने लगता है। वो क्रिएचर खाई में गिर रहा होता है, उसके अंदर गए हुए जहर की वजह से वो क्रिएचर वही फट जाता है। हमें दिखाया जाता है कि टीवी पर हर जगह यही न्यूज चल रही होती है। अब डैन अपने डैड को लेकर घर चला आता है, जहाँ पर डैन की बीवी और बेटी उन्हें देखकर काफी खुश हो जाती है। इसी के साथ साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, द टुमारो वॉर ये मूवी 2021 में रिलीज की गई थी और इस मूवी को एक्शन साइफाई कैटेगरी में रखा गया है। इस मूवी के डायरेक्टर है क्रिस मैक्की और इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 6.6 आउट ऑफ 10। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ गया है तो अभी लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता रहूंगा एक और नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।